वेलकम एवरीवन। हम आ चुके हैं एक नए सैम्पल पेपर को स्टार्ट करने, जो कि है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2। और हम जल्द से इसको शुरू करेंगे बिना किसी देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, सेक्शन ए से। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि क्या होगा, कैसा होगा ये वाला सैम्पल पेपर। क्या यह टफ होगा या नॉर्मल होगा या थोड़ा इजी होगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि लेट p be a prime number and k be a positive integer. If p divides k square, then which of these is definitely divisible by p? तो बताया गया है कि p जो है एक प्राइम नंबर है, इट इज़ ए प्राइम नंबर, और k एक पॉजिटिव इंटीजर है। k एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमें पूछा गया है कि अगर ये p, ठीक है, अगर ये p k को डिवाइड कर k स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, अगर ये p k स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन इनमें से कौन से नंबर इंटीजर्स को ये डिवाइड कर पाएगा p? तो ऑप्शंस गिवन है, ऐसे करके कुछ बक्से में गिवन है। पहला है k/2, दूसरा है k, तीसरा है 7k, चौथा है k³। तो अगर p k स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो फिर इनमें से किसको p कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? ठीक है, इसका आंसर बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। हमने रियल नंबर्स जब चैप्टर किया था, उसमें जो हमने प्रूफ किया था √5 इज इरेशनल, उसमें एक बात आता है कि सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर, अच्छा रुको, सिंस नहीं, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। ये एक थ्योरम था हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में थ्योरम था। ओके, तो इस थ्योरम की मदद से अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर अगर हम 5 की जगह पर p लिख देते हैं, ठीक है, और b स्क्वायर की जगह पर k स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ भी सेम केस होगा कि अगर p k स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है, तो डेफिनेटली k को भी डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर और भी ऑप्शन है जो जो p से डिविजिबल है। कैसे? देखो, सबसे पहले k/2 का डिविजिबल है, देखते हैं। k/2, देखो k/2 का जो डिविजिबिलिटी है, मतलब इसका जो यू कैन से कि इसका जो केस है, इसमें हमें तो पता है कि k is divisible by p। ठीक है, k जो है वो p से डिविजिबल है। क्यों? बिकॉज p k स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है। ओके, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है। ओके, तो इसका मतलब p जो है k को डिवाइड कर पाएगा, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो k/2 को डिवाइड कर पाएगा। ओके, ठीक है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि p इसको डिवाइड कर पाएगा, लेकिन एक शर्त पे कर पाएगा। क्या? कि इट इज ओनली डिविजिबल, इट इज ओनली डिविजिबल बाय p if k/2 इज इवन। अगर k/2 का वैल्यू इवन आता है, तब जाके सिर्फ ये जो p है ये इसको डिवाइड कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है, सो देयर इज नो गारंटी, there is no guarantee that p
इज गोइंग टू डिवाइड k by 2, ठीक है। तो k by 2 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा p से। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये डिविजिबल हो जाएगा। बिकॉज अगर k का वैल्यू ऑड आ गया तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/2 और 3/2 को p डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या है? रीज़न इज, यू कैन थोड़ा सा समझ जाओ, यहाँ पर बोला गया कि पॉजिटिव इंटीजर है k, ठीक है। मतलब इंटीजर मतलब क्या? कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके होगा, है ना। 6/2 सॉरी 6/5 7/2 ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो इंटीजर नहीं है। तो p जो है एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है, इसलिए वो एक पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड कर पाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर अगर एक फ्रैक्शन आ जाए, मतलब k का वैल्यू अगर 3 आ जाए तो 3/2 ये एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को तो ऑब्वियसली वो डिवाइड कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर k का वैल्यू इवन आ जाता है तो 4/2 कितना आ जाता है? 4/2 इक्वल्स टू 2 क्या है? इंटीजर है, तो ऑब्वियसली k इसको डिवाइड कर सॉरी p इसको डिवाइड कर पाएगा। क्लियर है? इसीलिए मैं तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि k का वैल्यू इवन है ऑड है, मुझे पता भी नहीं है, हमें नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसी कारण से मैं गारंटी देकर नहीं कह सकता कि ये k का वैल्यू इवन ही होगा और ये डिविजिबल होगा बाय p, इसलिए इसको मैं गारंटी से नहीं बता सकता, तो इसका ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी k देखता हूँ, तो k तो ऑब्वियसली डिविजिबल ही है थ्योरम से। ओके, ये डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल, थ्योरम में भी लिखा है ना, इट इज़ डिविजिबल, इसमें और चर्चा करके कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 7k, क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है? देखो, अगर p डिवाइड कर पाता है k को, तो अगर मैं k के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तब मुझे 7k मिलता है ना। अब k का वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो k का वैल्यू मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 2 या फिर 3 या फिर कुछ भी, ठीक है। तो जब p k को डिवाइड कर पा रहा है, तो अगर मैं k के साथ कुछ मल्टीपल्स दे दूं तब भी p को कोई एतराज़ नहीं होगा, वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। ओके, एंड इसका रीज़न क्या है कि 7 इंटू k, सपोज k का वैल्यू मैंने सपोज एक 2 लिया, एक 3 लिया, एक इवन एक ऑड लिया, तो 7 इंटू 2 कितना होता है? 14। ये डिविजिबल है, बिकॉज क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। सिमिलरली अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 21, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको ये डिविजिबल हो सकता है। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो k के साथ कोई मल्टीपल भी तुम अगर जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इट डजंट अफेक्ट द डिविजिबिलिटी बाय p, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है। इसको भी p इजीली डिवाइड कर सकता है। अब देखते हैं k क्यूब को। अब k क्यूब क्या ये डिविजिबल है बाय p? अच्छा देखो, हम k क्यूब को लिख सकते हैं कुछ ऐसे, k इंटू के स्क्वायर। अब गौर से देखो, हमें पता है कि p जो है k को भी डिवाइड करता है और p जो है k स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, और k इंटू के स्क्वायर क्या होता है? k क्यूब। इसका मतलब इनडायरेक्टली p किसको डिवाइड कर पाता है? p k क्यूब को डिवाइड कर पाता है। क्लियर है कि नहीं? देखो, हमने k क्यूब को k इंटू के स्क्वायर लिखा, क्लियर। अब हमें पता है कि k को डिवाइड कर पाता है p और k स्क्वायर को भी डिवाइड कर पाता है p, तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि k क्यूब को भी p डिवाइड कर पाएगा, बिकॉज जबकि इसका अंदर का जो जितना भी फैक्टर्स है सबको डिवाइड कर ही पा रहा है, तो ऑब्वियसली इसके प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर पाएगा। क्लियर है? बस इतना ही और कुछ नहीं है। सो इसमें लिखो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है। बिकॉज रीज़न आप लिख सकते हो सिंस p डिवाइड्स k एंड ऑल्सो p डिवाइड्स k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, सो वी कैन राइट दैट इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय p, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय p। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया।
तो कौन से डिविजिबल है भाई, k, 7k और k क्यूब। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा है कि ओनली 7k, इसके बाद k एंड k क्यूब्ड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, in figure the graph of a polynomial px is shown, find the number of zeros of px। ओके, एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है। तो x डैश, ये x, ये y, ये y डैश। ठीक है, और इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B बोला गया है, और इसको पॉइंट C बोला गया है। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है पॉलिनोमियल px का ग्राफ है। ओके, डन। ना आपको बताना है कि जो px है, पॉलिनोमियल px मतलब जो ग्राफ है आपको दिख रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगाता है कि x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी टाइम्स कट कर रहा है, या फिर इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है। तो इस ग्राफ ने x एक्सिस को कहाँ पर टच किया या फिर कट किया, तो ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस को इसने किस पॉइंट पर कट किया है, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर। 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है x एक्सिस को, किसने, ग्राफ ने। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3। तो लिखो, सिंस द ग्राफ of px, the graph of px has intersected the x-axis at 3 points, therefore the number of zeros equals to 3। ओके, सिंपल, ये होगा इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर। ओके, तो रोमन अच्छा, इसका ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अच्छा, रोमन 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of these is a quadratic equation having one of its roots as 0। तो ऑप्शंस गिवन है, मैं ऑप्शंस को कॉपी कर लेता हूँ। तो एक है x क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 0 होगा। दो रूट होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें से एक रूट 0 होगा। तो देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से क्या रहेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आइदर एक्स स्क्वायर होगा 0, ओके, या फिर और से लिख सकता हूँ x प्लस 1 होगा 0। तो x क्यूब 0, एक्स स्क्वायर 0 मतलब क्या, यहाँ से x का वैल्यू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक 0 है या फिर एक रूट है वो क्या है, 0 है। अब बाकी का देखते हैं, बाकी के भी ऐसा है कि नहीं। ओके, तो ये तो कन्फर्म्ड है, ये भी है, इसमें है, इसका एक रूट 0 है, ये कन्फर्म्ड है। रोमन 2 में देखते हैं, इसको भी हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो यह यहाँ पर रहेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने लगा दिया आइदर और आइदर में क्या होगा कि x का वैल्यू 0, देखो डायरेक्ट मिल गया, और से मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखो इसका इसका एक रूट 0 है। सिमिलरली इसमें भी 0 है। क्या इसमें होगा, नहीं इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, करके देखता हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ ग्राफ में। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ। देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -3 और +3। तो क्या यहाँ पर कोई भी रूट 0 है, नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं इसको। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा है भाई, ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। तो ऑप्शन होगा आंसर 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 ऑप्शन 2, 1 एंड 2, ऑप्शन सी। ठीक है, रोमन 1 एंड 2 इज द आंसर और ऑप्शन इसका सी होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ओ वेट, थोड़ा वेट करो। क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया ना, व्हिच ऑफ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओ सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे कोई क्यूबिक इक्वेशन का मतलब जो क्यूबिक इक्वेशन भी आता है 0, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना है, जो सिर्फ रोमन 2 का होगा। तो ऑप्शन होगा आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, लेकिन ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है ना, हमें बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो जिनका एक रूट 0 है, इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही पर है और इसका एक 0 0 आया। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। मेरा भी गलती हो गया यहाँ पर। ठीक है, गलती होता है तो भाई, इंसान हूँ, गलती होगा ही। चलो भाई, तो ये सब बातें अब बाद में। 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 2 लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। ठीक है, तो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और अच्छा c1 लिखा, सिर्फ c लिखा, ओके कोई बात नहीं। फिर a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या बोला, which of the following pieces of information is independently sufficient to determine a solution exists or not for the given pair of linear equation। ओके, तो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस को कॉपी करता हूँ। देखो, रोमन 1 नंबर ऑप्शन है a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2 इक्वल्स टू 1। रोमन 2 a1 बाई b2 इक्वल्स टू b1 बाई b2। रोमन 3 क्या कहता है, रोमन 3 कहता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू a1 बाई b1 नॉट इक्वल्स टू 1। और रोमन 4 क्या कहता है, रोमन 4 कहता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अब इन चारों गिवन इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब क्या, एक यू कैन से कि एक्स और वाई का वैल्यू है जिसकी वजह से RHS और LHS बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको दे देंगे आंसर, ऑप्शन बी, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है बिकॉज रीजन क्या है पता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 4 दोनों ही आंसर होंगे। कैसे भाई, समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर मैं ऑप्शन 1 को थोड़ा रीअरेंजमेंट करके लिखूं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके लिखूं तो कैसा आएगा। देखो, अगर मैं a1 बाई a2 को नीचे लेकर आऊं और b1 को ऊपर भेज दूं तो b1 बाई b2 आएगा। अब ये जो 1 है, ये 1 को मैं कैसे ला सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ c बाई सी। कैसे भाई c बाई सी, बिकॉज देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर c1 c2 यूज़ नहीं किया गया है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है और c और c कैंसिल होने के बाद हमें 1 मिला, तो 1 को मैं c बाई सी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर सारे के सारे रेशियोज बराबर हुए तो ये कैसा सोल्यूशन देता है हमें, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन देगा हमें। और ये कौन सा वाला है, सॉरी ये कौन सा वाला है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला कंडीशन है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला कंडीशन है। और ये पैरेलल लाइन, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस वाला क्या है, कंडीशन है। तो कोइंसिडेंट लाइन से भी हमें एक सॉल्यूशन मिलता है
और इंटरसेक्टेड लाइन से हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो दोनों केसेस में हमें सोल्यूशन मिलता है। तो आंसर क्या होगा? क्या आंसर सिर्फ और सिर्फ रोमन 4 होगा? नहीं, रोमन 1 भी होगा। क्लियर है? तो रोमन 1 और रोमन 4 दोनों ही आंसर्स होंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन कौन सा है भाई? रोमन 1 एंड 4, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऐसे थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चंस देंगे आपको, ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं देंगे। ठीक है, मैं गारंटी देके बता सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑप्शन 4 को देके आ जाएंगे और उसका मार्क्स कट जाएगा। उनको लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों ये मुझे एक यू कैन से एक अलग ही नज़रिए से यू कैन से एक अलग एनर्जी इसके अराउंड है, इस वाले ऑप्शन के अराउंड है। मतलब आपका जो दिल है वो कहेगा कि भाई इसको कुछ कर ले, भाई इसको कुछ करके कुछ देख ले, इसका भी आंसर आएगा लग रहा है मुझे। लेकिन क्योंकि आप अपने दिल का नहीं सुनते, तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा ठीक से। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सिलिंड्रिकल बम्प्स ऑन टॉप ऑफ लेगो ब्लॉक्स आर कॉल्ड स्टड्स. Pragun has built a solid inverted Lego pyramid as shown below. The number of studs in successive floors forms an arithmetic progression. Pragun figures out that the sum of the number of studs used in the first p floors is given by 6p square minus 2p. How many studs are there in the fifth floor? Okay. So sum of all the studs in the first p floors, इसको मैंने sp से डिनोट किया और इसका वैल्यू है 6p स्क्वायर माइनस 2p। अब p का वैल्यू 1 बिठाने पर क्या होगा? s1 मिलेगा, जो कि होगा 6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, जो कि होता है 6 माइनस 2, जो कि होता है 4। और यही है हमारा क्या? फर्स्ट टर्म, बिकॉज सम ऑफ वन टर्म और फर्स्ट टर्म बराबर होता है, आपको पता ही है। इसके बाद S2, मतलब P का वैल्यू 2 बिठाने के बाद हमें मिलता है S2, जो कि होगा 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 6 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, 6 इंटू 4 24 माइनस 4 20, और इसको हम कहते हैं A1 प्लस A2, है ना। सम ऑफ टू टर्म्स मतलब क्या? फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को प्लस करने के बाद हमें सम ऑफ टू टर्म्स मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला कि A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 20। अब गौर से देखो, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 20 आया। A1 हमें ऑलरेडी पता है 4 है, तो यहाँ से A2 निकल जाएगा। A2 क्या होगा? 20 माइनस 4 हो जाता है 16। ओके, क्लियर? अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, बिकॉज सेकेंड टर्म मिल चुका है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 16, फर्स्ट टर्म है 4, सो कॉमन डिफरेंस 12। हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी स्टड्स आर देयर इन द फिफ्थ फ्लोर। अब हमें A5 निकालना है। नाउ T5 या फिर A5, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D, 4 प्लस 4 इंटू 12 मतलब 48 प्लस 4 मतलब 52। तो फिफ्थ फ्लोर में कितने सारे स्टड्स होंगे? 52। तो ऑप्शन क्या है भाई साहब? ऑप्शन है इसका डी, ऑप्शन है डी। ओके, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ा ठीक से। ठीक है, नथिंग वेरी टफ। ओके, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए और ओके, एक ट्राइंगल है जिसमें पॉइंट ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें बताना है कि ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है? सबसे पहले साइड्स को निकालना है, साइड्स के लेंथ को। तो AB का लेंथ क्या होगा? AB का लेंथ होगा 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है,
तो डायरेक्ट करूँगा, इतना यूनिट्स। 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 9, इतना यूनिट्स 25 आता है, मतलब 5 यूनिट्स होगा ए बी का लेंथ। क्लियर। इसके बाद बी सी का लेंथ निकालते हैं। बी सी का लेंथ होगा 8 - 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर, यूनिट्स लिखते मत भूलना, ठीक है। 7 का होल स्क्वायर 49 और ये 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा। ओके, तो 49 प्लस 1 मतलब 50, √50 यूनिट्स, ठीक है, √50 यूनिट्स। इसके बाद AC को लिख सकता हूँ 8 - 5 होल स्क्वायर और 5 - 1 होल स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इतना यूनिट्स ये भी हो जाता है। 25 का रूट 5 यूनिट्स। ओके, अब एक और बार आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस भी चेक कर लेना है, बिकॉज कभी भी होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल निकलता है। ओके, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज आइसोसेलेस क्यों है, ये वाला साइड और ये वाला साइड का लेंथ बराबर है, इसलिए 2 साइड्स बराबर, तो आइसोसेलेस। अभी ऐसा भी केस होता है कि जहाँ पर आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल भी होता है, ठीक है, आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल भी होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें देखना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिलकर कितना होता है, BC स्क्वायर होता है। ऐसे देखो, इसका स्क्वायर क्या 25 होगा, इसका स्क्वायर क्या 25 होगा, इसका स्क्वायर क्या 50 होगा, इसका स्क्वायर इसका प्लस करो तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको कुछ चेक कर लेना है। अब लिखो ऑल्सो AB का स्क्वायर करो और BC का स्क्वायर करो, ठीक है। AB प्लस BC स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 50, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 50 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, √50 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ऐसा क्यों है, बिकॉज मुझे BC चाहिए किसी भी तरह, तो मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 50 को √50 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाकर क्या मिलेगा मुझे, 50 मिलेगा। तो मैंने 50 को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, जस्ट इन केस मुझे BC मिल जाए। तो √50 किसका वैल्यू है, √50 जो BC का वैल्यू है, तो √50 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, BC लिखूंगा, मतलब BC का होल स्क्वायर। ओके, हो गया ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये AC होगा, सॉरी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर, और ये क्या है, पाइथागोरस का फॉर्मूला था। तो यहाँ से हमें एक और बात प्रूफ हो जाता है, क्लियरली हमें लिखना है कि AB के साथ AC बराबर है। ऑल्सो लिखना है कि AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर मिलाकर BC का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हैंस दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, ओके, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का है। लेकिन क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को भी इसने क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, इसलिए ये हो जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। और ये इसका आंसर होगा ऑप्शन C, ठीक है। तो आपको भी ये चेक कर लेना है कि भाई क्या ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई करता है, पाइथागोरस के फॉर्मूला को। ओके, अगर करता है तो आइसोसेलेस के साथ साथ अभी हो सकता है कि और भी कोई ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको चेक कर लेना है आपको, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। अभी 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में पूछा गया x एक्सिस डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ 2, -3 एंड 5, 6 इन रेशियो। तो सपोज एक लाइन है, ठीक है, x एक्सिस है ये, ठीक है, ये x एक्सिस है, इसने सपोज एक लाइन है ऐसा, ठीक है। तो ये सपोज पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है 2, -3 और B का मैंने मान लिया 5, 6 है, ठीक है। और ये हमारा x एक्सिस है, x डैश
एक्स। तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है, एक्स कॉमा ज़ीरो। तो इसको मैंने पॉइंट पी मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा ज़ीरो। क्लियर। तो अब हमें बताना है कि इसने कितने रेशियो में इसको डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं। लेट द रेशियो बी k:1। मान लेते हैं इसको k:1 रेशियो में डिवाइड किया है। इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस ने k:1 रेशियो में डिवाइड किया है। अब मुझे बताओ, हम सेक्शन फार्मूला की मदद से इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, है ना। सो पी एक्स कॉमा ज़ीरो इक्वल्स टू mx2 प्लस m nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्लियर। अच्छा, अब m कितना है k, x2 है 5 प्लस n 1 है और x1 है 2 बाई k प्लस 1 फिर यहाँ पर सेम y2 है 6 और y1 है -3, ओके, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ओके, 5k प्लस 2 बाई k प्लस 1 कॉमा 6k माइनस 3 बाई k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब गौर से देखो, ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिला है ये भी इसी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट है, इसलिए दोनों बराबर है। देखो इक्वल टू साइन से, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा, बिकॉज सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। एक को हमने सेक्शन फार्मूला से निकाला और एक को हमने अपने दिमाग से निकाला। अच्छा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा, तो हमने क्या किया, दोनों के दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को हमने कंपेयर किया। ओके, कंपेयरिंग वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द साइड्स क्या होगा, मतलब 0 इक्वल्स टू 6k माइनस 3 बाई k प्लस 1 यहाँ से 6k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 6k इक्वल्स टू 3, यहाँ से k का वैल्यू हाफ, और k का वैल्यू हाफ आना मतलब रेशियो होगा 1:2। तो हेंस द रेशियो विल बी k:1 मीन्स 1:2। तो इसका आंसर होगा, रेशियो होगा 1:2। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है, तो फटाक से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो हमें गिवन है कि ST के साथ QR पैरेलल है और हमें गिवन है कि पॉइंट S डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 4:5। मतलब ये जो S है अपना, ये पॉइंट PQ को 4:5 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब PS और SQ का जो रेशियो होगा वो 4/5 के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद इफ़ एस टी इक्वल्स टू 1.6 एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ QR। तो QR का लेंथ क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। तो इसके लिए हमें यू कैन से कि सिमिलर ट्राइंगल हम यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर ट्राइंगल के क्राइटेरियाज, जिससे कि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम कॉन्वर्स BPT भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्वर्स BPT का मतलब ये है, कोरोलरी ऑफ BPT भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्वर्स नहीं सॉरी कोरोलरी। तो कोरोलरी ऑफ BPT का यूज़ भी कर सकते हो, या फिर सिमिलर ट्राइंगल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो BPT से करते हैं आराम से। तो देखो, हमें कुछ गिवन भी है कि ST का वैल्यू
अगर 1.6 सेंटीमीटर है तो और एक गिवन है कि पी एस इस टू एस क्यू का रेशियो 4:5 है। क्लियर। तो लेंथ ऑफ क्यू आर निकालना है। ओके, तो क्योंकि एस टी के साथ क्यू आर पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में पी एस और एस क्यू का जो रेशियो है वो एस टी और क्यू आर के रेशियो के बराबर होता है। ये कोरोलरी ऑफ बी पी टी है। ठीक है, कोरोलरी ऑफ बी पी टी है, इसको लेकर ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं। तो सिंस दिस इम्प्लाइज पी एस बाई एस क्यू इक्वल्स टू एस टी बाई क्यू आर, रीज़न लिखो कोरोलरी। कोरोलरी ऑफ बीपीटी। ओके, फिर हम यहाँ पर पी एस और एस क्यू का तो रेशियो हमें पता ही है, कितना है 4/5। तो इसके जगह पर 4/5 लिखेंगे, इसके रेशियो के जगह पर। एस टी का वैल्यू ऑलरेडी पता है 1.6, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से क्यू आर निकल जाएगा, ये 0.4 और एक क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 5 × 0.4 मतलब 2 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ओ वेट, ओ सॉरी, ये तो गलत कर दिया, सॉरी। पी एस बाई पी क्यू का रेशियो होगा। ठीक है, पी एस बाई एस क्यू का नहीं, सॉरी, पी एस बाई पी क्यू का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग होगा। देखो, अब गौर से देखो, समझने की बात है। पी एस बाई पी क्यू का जो रेशियो है वो एस टी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर है। दिस इज़ वन कोरोलरी ऑफ बी पी टी। ठीक है, मतलब बी पी टी का यूज़ करके हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कोरोलरी। ठीक है, एक स्टेटमेंट को जब हम एक थ्योरम की मदद से साबित करते हैं, सच साबित करते हैं, तो उसका हम कोरोलरी कहते हैं। तो यहाँ पर पी एस और पी क्यू का जो रेशियो होगा वो एस टी और क्यू आर के बराबर होगा, मतलब एस टी और क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा। अब एस पॉइंट ने इसको डिवाइड किया है 4:5 रेशियो में। ठीक है, इसको कुछ 4 के रेशियो में, इसको कुछ 5 के वैल्यू में। रेशियो हमेशा याद रखना, रेशियो 4:5 है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पी एस का लेंथ क्या है तो तुमको बोलना पड़ेगा पी के, सॉरी 4 के, मतलब कि 4 के साथ कुछ एक वैल्यू होगा, इसके बाद जाके हमें पी एस का लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 4 नहीं लिख सकते, रेशियो में हम लिखेंगे 4:5। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पी एस का लेंथ कितना है तो 4 के लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक रेशियो है। रेशियो को एक डेफिनेट वैल्यू नहीं, मतलब रेशियो में डेफिनेट वैल्यू नहीं होता, उसमें कुछ मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अगर इसका वैल्यू 4 के है और इस वाले एस क्यू का वैल्यू 5 के है, तो मुझे बता सकते हो पी क्यू का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे पी क्यू का वैल्यू तो बहुत ईजी है, 4 के प्लस 5 के मतलब 9 के, मतलब टोटल जो पी क्यू है उसका लेंथ कितना होगा? 9 के होगा। क्लियर। तो पी क्यू का अगर मैं पी एस बाई पी क्यू का रेशियो लिखूँ, मैं क्या लिखूँगा? 4:9। क्यों? बिकॉज पी एस का जो रेशियो है, ठीक है, पी एस और अगर पी एस और एस क्यू का रेशियो 4:5 है तो पी एस और पी क्यू मतलब क्या? पूरा वाला, ठीक है ना, पूरा वाला साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? 4 + 5 मतलब 9। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4:9। इसलिए पी एस बाई पी क्यू का हो जाएगा 4:9, मतलब 4/9। अभी 9 × 0.4 कितना होता है? 9 × 0.4 होता है 3.6 सेंटीमीटर। ओके, और ये होगा आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये होगा आपका आंसर, कोरोलरी होता है ये। आप चाहे तो इतना झंझट अगर आपको नहीं चलना है, नहीं करना है कुछ झंझट, तो आपको ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखा के फिर इनके साइड्स के रेशियो को आपको इक्वल बता देना है, बस हो गया आपका काम। तो इसको कैसे सिमिलर दिखाएंगे? इस ट्राइंगल में एंगल पी है। अब बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल पी कॉमन है, तो एक एंगल हो गया, एक क्राइटेरिया कंप्लीट। दूसरा है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली
ये भी ट्रांसवर्सल, ये सॉरी ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल बस। तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा सा ट्राइंगल सिमिलर, फिर इनके साइड्स के रेशियो भी बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी करोगे। ठीक है, जिस जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर इफ, ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको डायरेक्ट करूँगा स्टेटमेंट के बिना। ठीक है, बच्चा जैसा क्वेश्चन है ये, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन को मैं इतना टाइम नहीं देता, बिकॉज टाइम मेरे पास ज़्यादा है नहीं। ओके, दैट्स द मेन रीज़न, वरना टाइम होता तो मैं आराम से करवाता, लेकिन टाइम बहुत कम है अभी। तो टाइम को बचाते हुए हम इसको जल्दी से फटाक से सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा इतना, हाँ ये हो गया अपना सेंटर, और ये हो गया इसके, रुको, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, और बीच वाला लाइन नहीं चाहिए, और यहाँ पर ऐसा एक ट्राइंगल, फिर यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ किया गया है। फिर क्या पूछा गया है, ये एंगल, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये एंगल 50 डिग्रीज है। हमें क्या पूछा गया, एंगल ओ ए बी कितना होगा। हमें पूछा गया है कि ये वाला एंगल कितना, सॉरी कौन सा वाला, ओ ए बी, सॉरी ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है, देखो बहुत बच्चों से भी बढ़तर क्वेश्चन है, बदतर क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि एक थ्योरम है, उसमें हमने प्रूफ किया था कि ये टेंजेंट का जो बीच वाला एंगल बनता है, और वही टेंजेंट जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है, वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। इसमें से हमें ये वाला एंगल तो पता ही है 50 है, तो इसका कितना वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा 180 से 50 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसका वैल्यू क्या होगा, 180 से 50 को माइनस कर दो तो 130 होगा। क्लियर है। अब गौर से देखो, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ठीक, दोनों रेडियस है। अब देखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए इक्वल साइड्स हैं। देखो अब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर। अब अगर मैं इस वाला एंगल को x मान लूँ तो ये भी x हो जाएगा। अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ यहाँ पर ट्राइंगल का, तो क्या निकलेगा x का वैल्यू, कि x प्लस 130 मिलाकर 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से 2x हो जाता है 50, यहाँ से x हो जाता है 25। क्लियर। तो एंगल ओ ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। मैं फिर भी दिखा देता हूँ कैसे। ये हो जाएगा, सपोज मैंने बोला कि ये वैल्यू x है, ये वैल्यू x है, तो यहाँ से x प्लस 130 मिलाकर एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, यहाँ से x का वैल्यू 25 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी लिख सकते हो। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आंसर। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन है ए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है। ठीक है, बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना भी मैंने कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है। ठीक है, सिंपल सा टेक्निक लगाया मैंने। ठीक है, शॉर्टकट टेक्निक। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए सर्कल हैज a center O and radii O are two tangents are drawn from external point in a direction of which must be recorded. अच्छा, तो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिस सर्कल का एक सेंटर O है, ठीक है, O है, और रेडियाई ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, रेडियाई ओ क्यू, अच्छा, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सपोज मैंने माना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, मैंने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। मैंने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, इसके बाद इनको भी ज्वाइन कर दिया रेडियस
रेडियाई हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद पूछा गया कि इन द गिवन इन द एडिशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ दिस मस्ट बी नोन टू कंक्लूड दैट द क्वाड्रिलेटरल पी, अच्छा नाम दे देता हूँ, ये पी, ये क्यू, ये आर, पी ओ सॉरी पी क्यू ओ आर इज ए स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर होने के लिए क्या करना पड़ेगा ना। अच्छा, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन इसके लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन है कि ओ क्यू और ओ आर आर एट एन एंगल ऑफ 90 degrees. Roman 2, the tangents meet at an angle of 90 degrees. Roman 3, अच्छा सॉरी, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ओके, हमें बताना है कि कौन सा ज़रूरत है, इन दोनों में से कौन से ज़रूरत है जिसके कहने पर, जिसके होने पर, ठीक है, जिनके एडिशन पर, जिनके अगर मैं और थोड़ा ऐड इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये स्क्वायर है। ठीक है, मेरा तो स्क्वायर दिख नहीं रहा, ठीक है, मैंने तो ज़्यादा फालतू तरीके से बनाया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो। ओके, तो ज़्यादा ही फालतू तरीके से मैंने बना दिया इसको। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको मैं ठीक करूँगा बाद में। अच्छा, ज़रूर भी नहीं है। ओके, अच्छा, तो चलिए इसको हमें बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट को अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो मुझे कहने में कोई भी डर नहीं लगेगा कि पी क्यू ओ आर एक स्क्वायर है। तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ। ओ क्यू एंड ओ आर आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओ क्यू और ओ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद द टेंजेंट्स मीट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। टेंजेंट्स मतलब ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है, ये इन दोनों का जो मिलन है वो 90 डिग्री में अगर होता है तो मैं कह सकता हूँ क्या कि पी क्यू ओ आर एक स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही आंसर्स ट्रू है, ऐसा हो सकता है इनमें से कोई एक वाला इंफॉर्मेशन ट्रू है, या फिर हो सकता है कि या तो ये ट्रू है या तो ये ट्रू है। ठीक है, अब आंसर क्या हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 10 का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि आइदर, आंसर होगा ऑप्शन सी है इसका आंसर, आइदर रोमन 1 या फिर रोमन 2। इसका मतलब क्या है, या तो मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन दे दो तब भी मेरा काम हो जाएगा, या फिर मुझे तुम ये वाला इन्फॉर्मेशन दे दो तब भी मेरा काम हो जाएगा। ऐसा ज़रूरत ही नहीं कि मुझे दोनों ही इन्फॉर्मेशन चाहिए एक साथ। ओके, तो सिंपली आंसर क्या होगा, आइदर दिस और दिस। अभी रीज़न क्या है देखो, स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर होने के लिए हर एक एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा। क्या हर एक एंगल 90 डिग्री है, देखते हैं। देखो, हमें पता है कि ये एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होता है। सिमिलरली ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, तो ये हमेशा 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल्स तो हमेशा 90 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। क्लियर। अब बोला गया कि ओ क्यू और ओ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओ क्यू के साथ ओ आर जो है वो दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर ये केस होता है तो मुझे बता सकते हो स्क्वायर होगा कि नहीं। ज़रूर होगा। कैसे, देखो, हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इसमें से हमें दिख गया कि ये वाला 90 है ऑलरेडी, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 90 होगा, और 180 माइनस 90 ये भी 90। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सारे के सारे एंगल्स 90 बन रहे हैं, तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये वाला केस भी हो सकता है, या फिर एक और केस क्या है कि द टेंजेंट्स मीट एट एन एंगल ऑफ 90। अभी क्या बोला कि ये जो टेंजेंट्स है दोनों, ये दोनों 90 डिग्री में मीट कर रहे हैं। तो अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा। कैसे, सप्लीमेंट्री एंगल से। तो ये कितना होगा, 180 माइनस 90, मतलब ये भी 90 हो जाएगा। तो देखो यहाँ इस वाले केस में भी देखो सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वाला केस में भी
इस वाले केस में भी ये स्क्वायर बनेगा, मतलब कि ये वाला भी आंसर हो सकता है या फिर ये वाला आंसर भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे दिया जाए तब भी मेरा काम हो जाएगा, डन हो जाएगा। या फिर अगर मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे दिया जाए तब भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से या तो मुझे ये वाला इन्फॉर्मेशन दे दो या फिर ये वाला इन्फॉर्मेशन दे दो, इसलिए लिखा आइदर दिस और दैट। तो मुझे ये वाला दो या फिर ये वाला इन्फॉर्मेशन दो तब भी मेरा काम हो जाएगा, तब भी ये क्वाड्रिलेटरल को मैं स्क्वायर कह पाऊंगा। क्लियर? इसलिए इसका आंसर होगा आइदर दिस और दैट। ठीक है, दोनों। अब एक और ऑप्शन है कि बोथ रोमन 1 and 2, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो बोलेगा भाई क्यों नहीं? बिकॉज मेरे भाई कि मुझे दोनों की ज़रूरत थोड़ी है, मुझे तो इससे मेरा काम हो रहा है या फिर सिर्फ अकेले इससे मेरा काम हो जा रहा है। ठीक है, या तो तुम मुझे ये दो या फिर मुझे ये दो, दोनों देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूजलेस है, बिकॉज इसी से मेरा स्क्वायर बन रहा है या फिर इस वाले इन्फॉर्मेशन से मेरा स्क्वायर बन रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स या फिर दोनों इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इसलिए बोथ इसका आंसर नहीं होगा। ओके, फिर क्या, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि P and Q are acute angles such that P is greater than Q. Which of the following is definitely true? तो देखो P और Q जो है दो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स मतलब कैसे होते हैं? 90 से कम और 0 से ज़्यादा। ओके नाइस। इसमें एक और गिवन है कि एंगल जो Q है, सॉरी एंगल P जो है, ठीक है, वो बड़ा है किससे? एंगल Q से। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपको याद रखना है। अब बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। ऑप्शन में लिख देता हूँ, साइन ऑफ एंगल P इज स्मॉलर देन साइन ऑफ एंगल Q। रोमन 2, tan of angle P is greater than tan of angle Q. Roman 3, cos of angle P greater than cos of angle Q. Roman 4, cos of angle P is greater than sin of angle Q। कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू होगा आप बताओ। अब इसको करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको सिंपली P और Q को कुछ एंगल मान लेना है। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया भाई P को, मैंने मान लिया भाई थोड़ा आसान सा एंगल मानता हूँ 45 डिग्रीज। ठीक है, और Q को मैं मान लेता हूँ डायरेक्ट 0 डिग्री। ठीक है, मेरा मर्जी भाई, मेरा मर्जी, क्योंकि हम इसको एक्यूट एंगल बोला है तो कोई सा भी एक्यूट हो सकता है, लेकिन हमें 45 और 0 क्यों लिया? बिकॉज हमें इनके टेबल्स पता है चला के किया ना। ठीक है, अच्छा तो P का वैल्यू हमने ज़्यादा लिया बिकॉज गिवन था Q इसका वैल्यू ज़्यादा है, और Q का वैल्यू हमने कम लिया। अच्छा, अब देखते हैं कि साइन इनका वैल्यू कितना आता है। ओके, तो साइन ऑफ P मतलब क्या? साइन ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, लिखता हूँ, साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। ठीक है, 1/√2। और साइन ऑफ Q मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री मतलब 0। तो मुझे बता सकते हो कि क्या ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है? इसका साइन P का वैल्यू कितना है? 1/√2। ठीक है, और साइन Q का वैल्यू 0। और यहाँ पर गिवन है कि इसका जो मतलब ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटा है। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं। तो ये वाला ऑप्शन नो, इट इज़ फॉल्स। ये तो भाई फॉल्स है, बिकॉज साइन P का जो वैल्यू है, मतलब साइन 45 का जो वैल्यू है वो तो 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो 0 से छोटा लिखा है, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। tan P और tan Q देखना है ना। tan 45 देखते हैं, tan 45 है 1 और tan 0 डिग्री कितना होता है? बताओ बताओ। 0 होता है। ओके, tan 0 डिग्री 0 होता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर क्या गिवन है कि tan ऑफ P इज़ ग्रेटर देन tan ऑफ Q। अच्छा, देखते हैं कि tan ऑफ P मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। हाँ, ऑब्वियसली देखो 1 का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमें क्या मिल गया? ट्रू मिल गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें ट्रू मिल चुका है, तो और बाकी के ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ये। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से दिखाने के लिए। ओके, मैंने थोड़ा जल्दी लिखा है, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से सजा कर लिख सकते हो। ओके, मैं थोड़ा जल्दबाजी लिख रहा हूँ बिकॉज जल्दी से मुझे फिनिश करना है इसको। ठीक है ना, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है और मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा ना, तो इट इज़ वेरी वेरी शेमफुल। ओके,
इन ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ओके, तो एक पी क्यू आर एंगल में एंगल क्यू 90 डिग्रीज है और व्हिच ऑफ दिस इज ऑलवेज ज़ीरो। ओके, देखते हैं ऑप्शंस क्या। ऑप्शंस वन है, ऑप्शन वन कॉज पी माइनस सेक आर, ऑप्शन टू टेन पी माइनस कॉट आर, ऑप्शन थ्री साइन पी माइनस कोसेक आर, और ऑप्शन फोर है कैन नॉट बी नोन विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, ऑप्शन डी कभी होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको देकर कभी मतलब अपने आप को महान मत समझो कि ऑप्शन डी दे के आया। ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं। ऑप्शन डी आंसर बहुत रेयर होता है। ओके, अच्छा कोई बात नहीं। तो हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, इसको आराम से देखो अभी कैसे करते हैं। तो बोला गया है कि एंगल क्यू 90 डिग्री पे है, तो एंगल क्यू को 90 डिग्री में बिठा दिया और बाकी के पी और आर को तुम जैसे मर्जी रख सकते हो। अब कॉस पी का वैल्यू निकालते हैं। कॉस पी, ठीक है, तो इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर अभी कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अब क्या होगा, बेस हो गया पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर। फिर सेक आर, सेक आर मतलब भाई एंगल आर के रेस्पेक्ट पर सेक मतलब क्या, कॉस का उल्टा मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज है अपना पी आर। ठीक है, एंगल आर के रेस्पेक्ट पे और बेस होगा क्यू आर। ठीक है, अब इनका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस मतलब पी क्यू बाई पी आर माइनस पी आर बाई क्यू आर। ठीक है, इनका वैल्यू तो कभी ज़ीरो आएगा क्या, देखते थे। तो एलसीएम होगा पी आर इंटू क्यू आर, तो इसमें से ये हो जाएगा क्यू आर इंटू पी क्यू माइनस पी आर इंटू पी आर स्क्वायर। हाँ, पी आर इंटू पी आर। तो ये तो भाई माइनस होगा नहीं, ज़ीरो होगा नहीं, तो इसको रहने दो भाई, इसको फालतू का माइनस करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इनका डिफरेंस ज़ीरो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इस करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया भाई। अच्छा, ये ऑप्शन वन था। ऑप्शन वन के बाद ऑप्शन टू, ऑप्शन टू में बोला है कि साइन पी का वैल्यू निकालते हैं। साइन पी मतलब एंगल पी के रेस्पेक्ट पे, साइन मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से पी आर, और कोसेक आर मतलब हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज से पी आर और परपेंडिकुलर है कौन सा, पी क्यू। क्लियर। अच्छा जी, अब माइनस करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर भी ज़ीरो आता है कि नहीं या फिर नहीं। क्यू आर बाई पी आर माइनस पी आर बाई पी क्यू। तो गौर से देखो नीचे एलसीएम सेम नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस नहीं जाएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ऑप्शन थ्री देखते हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया भाई। ऑप्शन थ्री होगा आंसर या फिर ऑप्शन डी होगा आंसर, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी व्हिच इज़ द ऑप्शन। ओके, व्हिच इज़ द, अरे ओ वेट, ओ सॉरी ऑप्शन थ्री चला गया ना, ऑप्शन थ्री चला गया, सॉरी ऑप्शन टू नहीं, ऑप्शन थ्री गया, और मैंने तो ऑप्शन थ्री किया था ना, सॉरी ऑप्शन थ्री चला गया, तो ऑप्शन टू ही आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन थ्री होगा। सॉरी ऑप्शन थ्री होएगा, देखते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं, मन की तसल्ली कर लेते हैं। टेन पी एंगल पी के रेस्पेक्ट टेन होगा परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर, और बेस होगा अपना पी क्यू। और फिर कॉट आर के रेस्पेक्ट पे बेस होगा अपना क्यू आर और परपेंडिकुलर होगा अपना पी क्यू। तो माइनस करेंगे तो क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू। देखो दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू मतलब क्या, कैंसिल हो जाएंगे तो ज़ीरो आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन टू इज़ द आंसर। ओके, तो इसका वैल्यू हमेशा आपको ज़ीरो मिलेगा। क्लियर। अच्छा, डन। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 times the height of the length of its shadow on the ground, then the angle of elevation of the sun at the time is। बहुत सिंपल, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो भाई। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल सी बात है। ट्राइंगल ABC नाम दे दो इसका। ठीक है, तो मान लो AB जो है वो पोल का हाइट है। ठीक है, जो हाइट है वो √3 times द लेंथ ऑफ द शेडो है। तो शेडो तो अपना BC होगा, तो मैंने शेडो को मान लिया X। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ द पोल होगा वो होगा √3 times द लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब शेडो के लेंथ के √3 के टाइम्स के बराबर। तो क्या होगा,
√3x। क्लियर। अच्छा, अब हमें थीटा निकालना है ना, एंगल सी, थीटा निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, बहुत सिंपल है। तो इन दोनों के वैल्यूज़ नोन है ना, मतलब नोन नहीं है इतना, मतलब हमने माना है ना, तो इसको हम रेशियो कर लेते हैं। तो हमने रेशियो किया ए बी बाई बी सी का। तो ए बी बाई बी सी किसके रेस्पेक्ट पे क्या होगा, तो एंगल सी के रेस्पेक्ट पर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब क्या, टेन थीटा। ए बी का लेंथ √3x, बी सी का x, x कैंसिल, टेन थीटा। √3 मतलब कौन सा वाला आता है भाई, tan 60 डिग्री में √3 आता है, इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। बस सिंपल सा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन होगा बी। क्लियर। जल्दबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जल्दी से। ठीक है, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। इजी, अगर टफ होता मैं बोलता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, shown below is a circle its center O and chord MN subtends an angle at O। ओके, एक सर्कल है, गोलाकार है, इसमें एक सेंटर O है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड भाई साहब है, और यहाँ पर कुछ रेडियस को जॉइन किया गया है। ठीक है, ये एंगल है X और ये M है, ये N है, और ये पॉइंट P लिया गया है एक। Which of this is true for the above circle? ओके, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, x by 360 डिग्री इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क MPN। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। और सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ऑप्शन 2, x by 360 इक्वल्स टू माइनर सेक्टर का एरिया। तो एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ, अरे बाप रे ये क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हमें चूज़ करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, या फिर दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रू नहीं है। तो इनको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। एंगल क्या है, सॉरी एक्स क्या है, एंगल ऑफ द सेक्टर। ओके, तो ऑप्शन 1 को थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल मीन्स 2πr(x) मतलब थीटा। ठीक है, थीटा मान लेते हैं अभी के लिए, तो आपको इजी होगा। ठीक है, बाय 360 इंटू लेंथ ऑफ, और रुको, 2πr थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री इंटू लेंथ ऑफ आर्क। अब अगर मैं 360 डिग्री को यहाँ लेके आऊँ नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πx मतलब एंगल ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क। क्या ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है जी, बताओ, क्या ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है? हाँ जी है, बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, सरकम 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। क्लियर है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ सर्कल इंटू एक्स मतलब πr² मतलब एंगल ऑफ थीटा, सॉरी एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा होगा ये, बाई 360 डिग्री इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या ये माइनर सेक्टर के एरिया के फॉर्मूला के बराबर है, πr² बाई 360? एक्स को जगह पर थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुमको समझने के लिए। तो क्या ये फॉर्मूला है अपने माइनर सेक्टर का एरिया का? हाँ जी, ये भी तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर है। इसका मतलब क्या, दोनों ही ऑप्शंस ट्रू है। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, यहाँ पर 14 का आंसर सी होगा, बिकॉज दोनों ही आंसर्स ट्रू है। ठीक है, दोनों का ही फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, तो तुम दिखा सकते हो। ठीक है, मैंने दिखा नहीं रहा इसको, तो आंसर होगा बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। बोथ ऑप्शन रोमन 1 एंड रोमन 2 आर करेक्ट। ठीक है, सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, द सम ऑफ सरकमफरेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 102 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल है, रेडियस को r मान लो। ठीक है, अगर रेडियस r है
तो सरकमफरेंस क्या बन जाएगा, सरकमफरेंस बन जाएगा 2πr। ठीक है, अब बोला गया है कि सरकमफरेंस और रेडियस का सम करने पर हमें 102 मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरकमफरेंस और रेडियस का सम करने पर 102 मिलता है। तो यहाँ से मैं रेडियस कॉमन ले लेता हूँ, तो 2π + 1 = 102। यहाँ से रेडियस इक्वल्स टू 102/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 + 1। ठीक है, नीचे ले लिया इसको, इंटू में था, तो 102 इसमें हो जाएगा 44 प्लस ये हो जाएगा 7/7। ठीक है, 102 सॉरी इंटू 7 कर देता हूँ और नीचे हो जाएगा ये 51। क्या डिविजिबल है, हाँ जी डिविजिबल है, 2 से जाता है ना, हाँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर। ठीक है, टफ था क्या, टफ था क्या, टफ था नहीं था, इजी था। ओके, अगर इजी लग रहा है तो एक लाइक ठोको और सब्सक्राइब मारो चैनल को। ओके, वैसे तो मैं बोलता भी नहीं सब्सक्राइब मारने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, फिर भी आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो इफ़ यू थिंक कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम एकदम स्पीड रन कर रहे हैं अभी, थोड़ा पहले स्लो था, ठीक है ना, पहले अब थोड़ा सा हम स्पीड रन कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, ए नंबर वॉज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100 inclusive of both number and it was found to be a multiple of 100. What is the probability that the selected number is a multiple of 5? अच्छा, तो एक बक्से में, अच्छा बक्से में नहीं, अच्छा 100 से, सॉरी 1 से लेकर 100, तो सैम्पल स्पेस में हम लिखना पड़ेगा 1 से लेकर 2 3 ऐसे करते करते अप टू 100, बिकॉज देखो इंक्लूसिव ऑफ बोथ नंबर बोला, मतलब 1 को भी इंक्लूड करना है और 100 को भी इंक्लूड करना है, इसको बात याद रखना है। तो इसमें कितने नंबर्स होंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे गिनते गिनते 100 तक जब जाओगे तो कितने नंबर्स होंगे, 100 नंबर्स होंगे। क्लियर है, 100 नंबर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं भाई, 100 हो सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक नंबर निकल सकता है 100 में से। ठीक है, अच्छा 100 नंबर्स हैं यहाँ पर, इसमें से कोई भी एक निकल सकता है ना। अच्छा, तो पहले देखा गया कि जो निकला नंबर उस वो है मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो देखा गया कि इट वॉज फाउंड a number was selected at random from 1 to 100 and inclusive of both number and it was found to be a multiple of 10. What is the probability that the selected number is a multiple of 5? मल्टीपल ऑफ 5 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर मैं इसको इवेंट को मान लेता हूँ, ठीक है, इवेंट मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स है, तो 100 से सॉरी 1 से लेकर 100 तक कितने ऐसे नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, या फिर 5 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90, फिर 95, फिर 100। कितने नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 10, अच्छा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, अच्छा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब नंबर ऑफ ई होता है यहाँ पर 20, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एन ई बाई एन एस 1/5।
लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर मेरा आंसर मैच हो नहीं रहा इसके साथ, लेकिन द रीज़न इज़ कि मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं। यहाँ पर बोला गया कि जो नंबर उन्होंने सिलेक्ट किया था ना, ठीक है, वो तो मल्टीपल लिखना 10 का। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो सिलेक्टेड नंबर है, मतलब जो पहले से सिलेक्ट किया हुआ नंबर था, जो कि एक मल्टीपल निकला 10 का, वो मल्टीपल ऑफ 5 होने का, ये मतलब मल्टीपल ऑफ 5 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है उसी नंबर का। ठीक है, मैंने तो सोचा कि अलग नंबर है, सॉरी, तो गलती हो गया। गलती हो गई। देखो, पहले तो उन्होंने 1 से लेकर 100, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक एक नंबर को, सपोज एक्स नंबर को सिलेक्ट किया, वो क्या निकला, वो मल्टीपल ऑफ 10 निकला। ठीक है, अब हमसे यही पूछा है कि ये ही नंबर एक मल्टीपल ऑफ 5 होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ये पूछा है हमें। और मुझे लगा कि मुझे एक और नंबर हमें फिर से रैंडमली निकालना है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो दे आर टोटली डिफरेंट। जो मैंने सोचा और जो क्वेश्चन में पूछा टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो थोड़ा गलती हो जाता है सबसे, और आपसे भी हो सकता था, तो अभी मैंने आपको सिखा दिया, या फिर यू कैन से कि अभी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि कहाँ गलती हुआ है। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो या फिर करोगे। अच्छा, तो हमें बताना है कि ये जो नंबर x है, ये एक मल्टीपल ऑफ y होगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई साहब ये ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी मल्टीपल ऑफ 5 होगा ही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी एकदम श्योर है, ये श्योर इवेंट है। अब बोलोगे भाई कैसे, बिकॉज मैंने लाल 10 को हम क्या कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 10 के टेबल में जो लोग आएंगे, 10, 20, 30, वही लोग 5 के टेबल में भी आएंगे, मतलब 5 के मल्टीपल्स भी होंगे। क्लियर है? तो अगर वो नंबर x, अगर वो ऑलरेडी 10 का मल्टीपल है, मतलब 10 के टेबल में आ रहा है, तो ऑब्वियसली भाई साहब वो 5 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर दादाजी है और 10 यहाँ पर पिताजी है। क्लियर है? समझे? तो थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि 1 होगा। ठीक है, बिकॉज देखो, एज द selected number is a multiple of 10 and 10 itself is a multiple of 5, 10 खुद 5 के टेबल में आता है, so obviously the selected number will be a multiple of 5, so the probability होगा वो होगा 1, बिकॉज ये श्योर इवेंट है। क्लियर हुआ? ओके, आई होप समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, मेरे जैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में क्वेश्चन को। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है, समझना है। एट ए पार्टी देयर इज वन लास्ट पिज़्ज़ा slice, and two people, Ananya and Praneeth, who wanted to decide who gets the last slice. Two fair 6-sided dice are rolled. If the largest number in the roll is 1, 3 or 6, Ananya would get the last slice, and 2, 4 or 5, Praneeth would get it. ओके भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है।
in a random roll of dice, who has a higher chance of getting the last pizza slice? ओके, सिंपल है भाई साहब। देखो, हमें पूछा गया है कि अगर 1, 3 और 6 आता है, मतलब दोनों डाइसेस को हमने रोल किया, ठीक है, और दोनों डाइसेस के रोल करने के बाद जो फेस नंबर पे वैल्यू आता है उनका सम अगर 1 या फिर 3 या फिर 5 6 आता है, तब अनन्या जीत जाएगी। लेकिन अगर उन्हीं दो डाइस के फेस वैल्यू, मतलब फेस पर जो वैल्यू नंबर आता है उनका सम, मतलब उनका ऐड करने के बाद अगर 2, 4 और 5 आता है, तो प्रणीत जीत जाएगा और खा जाएगा वो लास्ट स्लाइस। तो चलिए, तो हमें पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। 1, 1, 1 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मुझे पता है कितने हो सकते हैं, आपको भी पता है 36 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। बिकॉज देखो, 2 डाइस रोल किया गया है, जब 2 डाइस रोल करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 36। याद रखना है, आपको लिखना नहीं, बार बार याद रखना है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, मतलब 36 तरीके के आउटकम्स आपको मिल सकता है, मतलब उन दोनों को मिल सकता है। लेकिन जो हमें चाहिए, जो उनको जिताएगा, उनको हमने E1 मान लिया फॉर अनन्या, ठीक है। अनन्या के लिए इसको हमने E1 मान लिया, उसके फेवरेबल आउटकम्स को या फिर इवेंट को, ठीक है, उसके जीतने के इवेंट को, ओके। तो उसके सम को 1 होना चाहिए ना, तो 1 तो होगा भी नहीं, बिकॉज दोनों डाइस का मिलाकर मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। तो 3 हो सकता है ना, 3, तो 1,2, ठीक है, या फिर 2,1, मतलब 1 + 2 3 हो सकता है। तो अगर 3 आएगा तो अनन्या जीतेगी, और 2,1 तब भी 3 आएगा, मतलब सम करने के बाद, तो अनन्या जीत जाएगी। इसके बाद क्या हो सकता है, 5 है ना, 5 तो बहुत तरीके से आ सकता है, 1,4 आ सकता है, 5, 4,1 कैसे करके 5 आ सकता है, या फिर 2,3 करके आ सकता है, या फिर 3,2 करके भी 5 आ सकता है। तो कितने तरीके के आउटकम्स, मतलब फेवरेबल आउटकम्स हैं उसके, तो NE1 है 6, ठीक है, 6 आउटकम्स अगर आते हैं तो वो जीतेगी ऐसे। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6/36, 1/6। तो अनन्या के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। रुको 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 रुको, थोड़ा वेट। ओ शिट, नो 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 नो, 1, 3 या फिर 6 होने से जीतेगी। अरे यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज। 6 होने से जीतेगी वो, 5 नहीं। तो हमें सम करना है 6, है ना, तो 6 कर सकते हैं हम 4,2 से, या फिर 2,4 से, या फिर 5,1 से, या फिर 1,5 से। ये 1,4 और 4,1 हटा दो भाई, ठीक है, ओके। 1,2 से भी सम करने के बाद 3 आता है, 3,1 सम करने के बाद 3 आता है, 4,2 सम करने के बाद 6 आता है, 2,4 सम करने के बाद भी आता है 6, 5,1 सम करने के बाद 6 आता है। अच्छा, और एक हो सकता है 3,3 को सम करने के बाद भी 6 आता है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 7। तो ये हो जाएगा 7/36, ठीक है, 7/36। तो अनन्या का जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/36 है, ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं भाई प्रणीत का क्या हाल है। प्रणीत के केस में उसको क्या क्या चाहिए जीतने के लिए, या तो 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, ओके, सॉरी 5 होना चाहिए। तो 2 चाहिए ना हमें, तो 1,1 होने से 2 हो सकता है, ओके। फिर 4 होने के लिए 2,2 हो सकता है, या फिर 3,1, या फिर 1,3, ऐसे भी हो सकता है। 4 चाहिए ना, तो सम 3 + 1 4, 1 + 3 4, 2 + 2 4, ठीक है, और 1 + 1 2 होगा, 2 और तरीके से नहीं हो सकता ना। 5 होने के लिए 2,3, या फिर 3,2, और भी हो सकता है 4,1 से भी 5 आ सकता है, या फिर 1,4 से भी हमें 5 मिल सकता है। तो हमें दिखा क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स फॉर प्रणीत इज 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रणीत विनिंग दिस, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, विनिंग दिस विल बी 8/36, ओके, 8/36, ओके। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सबसे
मतलब ज़्यादा है, हायर चांस ऑफ जीतने का किसका है, हायर चांस जीतने का किसका होगा, ठीक है। तो हायर चांस, इसको अगर तुम पॉइंट करोगे, मतलब पॉइंट में चेंज करोगे तो कुछ मिलेगा तुमको, कितना मिलेगा भाई साहब, बताओ बताओ, 7/36, 0.194 इतना मिलेगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा पॉइंट करते हैं 8/36 तो हमें मिलता है 0.22। तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये वाला ये वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रणीत ये जीत जाएगा। ओके, मतलब जीतेगा, मतलब उसका जीतने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। ही सॉरी, प्रणीत हैज़ ए हायर चांस ऑफ विनिंग द लास्ट पिज़्ज़ा स्लाइस, ठीक है भाई। तो प्रणीत के चांसेस ज़्यादा है जीतने के, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है, प्रणीत, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखा था क्या, ओ 60 नंबर का आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, अच्छा 70 नंबर का ऑप्शन बी होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ चुके हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमें निकालने के लिए बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका होता है उसके करस्पॉन्डिंग में जो क्लास होता है उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमें यहाँ पर 24 दिख रहा है, तो क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24 है, इसके अलोंग जो करस्पॉन्डिंग वाला क्लास है वही होगा हमारा मॉडल क्लास। देयर फॉर मॉडल क्लास लिख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, 2 to 3 होगा, ऑप्शन आंसर बी होगा। मिलते हैं क्वेश्चन 18 को बाय बाय कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, असर्शन रीज़न है, ठीक है। तो गेम्स खेलना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। गेम्स खेलना, बहुत लोग कहते हैं कि गेम्स खेलना बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं है। मैं भी खेलता हूँ, ठीक है, अभी भी खेलता हूँ और खेलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, लेकिन मुझ पर कोई इफ़ेक्ट अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। हो सकता है थोड़ा सा डाउनफॉल थोड़ा सा मुझे फेस करना पड़ा, लेकिन दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस गेम्स। ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, बिकॉज आपका डेडिकेशन लूज़ कर रहे हो आप। किस में लूज़ कर रहे हो भाई, टाइम वेस्ट भी कर रहे हो आप। किस पे लूज़ कर रहे हो आप, ओवर गेमिंग कर रहे हो, ये रीज़न है। एक बात है, ओवर गेमिंग करना कोई बुरी बात, सबसे बुरी बात है, ठीक है। गेमिंग करना बुरी बात नहीं है, ओवर गेमिंग करना बुरी बात है। कुछ भी चीज़ ओवर करना अच्छी बात नहीं है, सब कुछ लिमिट में रहना पड़ता है, ठीक है, बाउंड्रीज में रहना पड़ता है। जब आप लक्ष्मण रेखा को लांघोगे, ठीक है, लांघ कर आगे बढ़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, रावण मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है ना बात। तो इसी बात से हमें मतलब मुझे भी याद रखना है कि खेलना है खेलो, दोस्तों के साथ खेलो, लेकिन लिमिट में, जिससे कि उसका भी कोई लॉस ना हो और तुम्हारा भी लॉस ना हो, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। असर्शन द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस दिस एंड दिस हाइट इज दिस। ओके, देखते हैं। तो वॉल्यूम तो गिवन है, हमें देखना है कि क्या ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है भाई साहब, बता दो भाई। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 49 इंटू एच मतलब 10, 490 इंटू 22/7 70 हो जाएगा। तो ये 1540 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाएगा, हाँ जी। तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। इसके बाद देखते हैं क्या रीज़न भी ट्रू है। अकॉर्डिंग टू असर्शन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज। अच्छा, अभी कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना है, ठीक है। मतलब सब कुछ निकालवा दो भाई मुझे, सब कुछ निकालने के लिए बोलेंगे ये लोग, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मतलब फालतू का काम अगर करना है तो इनको ही करना है। चलो भाई, कोई बात नहीं। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या ये करेक्ट है? हाँ भाई, रीज़न भी करेक्ट है। लेकिन क्या रीज़न और असर्शन एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन होते हैं? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न ने इसको करेक्टली एक्सप्लेन किया है? हाँ जी, इसने करेक्टली एक्सप्लेन किया है। So both assertion and reason is correct and reason has correctly explained assertion. So option A is the answer. Okay, option A is the answer. Okay, now question number 20, last question of MCQ part. Assertion क्या कहता है? Assertion कहता है
if the second term of an AP is 13 and the fifth term is 25, second term T2 equals to 13, मतलब A plus D equals to 13, और फिफ्थ टर्म मतलब T5 equals to 25, then its seventh term is 33. ओके, मतलब A plus 4D equals to 25. अब इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो एक काम करो 1 - 2 कर दो, यहाँ से A और D का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा A plus D equals to 13, A plus 4D equals to 25, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो A और A कैंसिल हो गया, ये -3D हो गया, ये -18 हो गया, सॉरी ये माइनस क्या बोलते हैं इसको 8 हो गया। ठीक है, और सॉरी नहीं 8 नहीं होगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है आज, दिमाग का दही हो रहा है आज, है कोई बात नहीं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस 4 है, अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो डी का वैल्यू और निकालो अपना फर्स्ट टर्म। 13 माइनस डी मतलब 13 - 4 हो जाएगा 9, तो फर्स्ट टर्म हो गया 9। अभी हमें गिवन है कि सेवेंथ टर्म 33 है, तो देख लेते हैं भाई सेवेंथ टर्म 33 है कि नहीं। सेवेंथ टर्म T7 A plus 6D, 9 plus 6 into 4, 9 plus 24, 33। हाँ भाई करेक्ट है, असर्शन इज ट्रू, असर्शन भाई सब ट्रू है। अच्छा, रीजन क्या कहता है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, देन इफ एन कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस इज 5, अब बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस अगर 5 होता है तो 18th टर्म और 13th टर्म को माइनस करने के पर हमें 25 मिलेगा। देखते हैं 25 मिलता है कि नहीं। तो A plus 17D माइनस ब्रैकेट के अंदर A plus 12D होगा, तो A plus 17D माइनस A minus 12D, प्लस से माइनस से कैंसिल, तो 12D माइनस 17 12 5D होगा। D का वैल्यू अगर 5 है तो 5 × 5 हो जाता है 25। ये भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन क्या असर्शन और रीज़न एक दूसरे के साथ है? नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज रीज़न ने इस वाले AP के बारे में कुछ नहीं बताया। बिकॉज देखो, इस वाले AP का कॉमन डिफरेंस 4 है और इसमें AP का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इससे अलग दुनिया में है ये। ठीक है, दोनों ही ट्रू है, आंसर इज बोथ ट्रू, बट रीज़न हैज़ नॉट कॉम्प्लीटली या फिर करेक्टली एक्सप्लेन्ड द असर्शन, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन रख रहे थे। ठीक है, एंड हेंस दिस इज द एंड ऑफ दिस सेक्शन A, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो बताइए कि क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, यही मौका है। ठीक है, यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं जितना ज़्यादा हो सके प्रोवाइड करने की कोशिश में हूँ। अगर मैं थोड़ा सा नासमर्थ ठीक है रहता हूँ तो आप बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई दिस इज़ एनफ फॉर यू गाइस, तो आप बता सकते हो और कमेंट्स में लिख सकते हो कि आपको कैसा लगा, कैसा लगता रहता है, मतलब लगता कैसा है मेरे वीडियोस क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मेरे वीडियोस। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेक्शन B के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।